तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बायोलॉजी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट गेस्ट पेपर जो कि यूपी बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया गेस्ट पेपर है दोस्तों, ठीक है। और आप जानते हैं कि यही गेस्ट पेपर 2021-22 में था और यही पेपर यूपी बोर्ड ने फिर से अपने वेबसाइट पर यही पेपर अपलोड कर दिया है। कोई 2023 का नया कोई पेपर अपलोड नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि वही पैटर्न, सेम पैटर्न जो 2022 में था वही सेम पैटर्न 2023 में है, इसलिए वो अपने मॉडल पेपर में कोई बदलाव नहीं किया है। तो उसी पेपर्स का सलूशन हम इस पूरे वीडियो में करेंगे, ठीक है। और हर पेपर्स के क्वेश्चन का आंसर हमारे इस बोर्ड की कॉपी में लिखा जाएगा। जो आपके बोर्ड कॉपी जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी वही कॉपी यहाँ पर हम देखने वाले हैं, वही कॉपी यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी वो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे एसकेएम स्टडी टेलीग्राम पर जाकर उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पहले यहाँ पे समझ लेना है, फिर पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। अगर गलती से वहाँ पर पीडीएफ नहीं मिलता है तो हमारे वीडियो को पॉज करके उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में अच्छा नंबर ले आना है तो हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 150 वाला कोर्स 101 रुपये में हो गया है। टुडे ऑफ़र यानी ऑफ़र है, इसके वजह से 151 सब्जेक्ट लेंगे तो 30 रुपये, हर सब्जेक्ट के 10 सेट मिलेंगे। पिछले 2 ईयर्स के पेपर्स का पूरा सल्यूशन इसी बोर्ड कॉपी में होगा और 5 ईयर्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। उसका आंसर नहीं होगा, याद रखना, केवल क्वेश्चन। और दोस्तों, आपको हम बता दें कि रसायन विज्ञान के कुछ क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको फंसना ही फंसना है। 15 वैज्ञानिक नेम के साथ आपको हम देंगे, ठीक है। उस 15 वैज्ञानिक नेम में आपको निश्चित रूप से उससे बाहर का कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो ये है हमारे कोर्स। अगर इसे परचेज करेंगे तो एग्जाम में अच्छा नंबर ले आने की ये कोर्स गारंटी देता है। बट आपको बहुत कम समय है, उस कम समय में आप पूरा कोर्स परचेज करके पढ़ सकते हैं। इसी नंबर पे आपको 7992087382 पर पेटीएम या गूगल पे करना है, फ़ोन पे कतई नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, इस पूरे पेपर्स को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो ये बोर्ड की कॉपी मिलेगी और इस बोर्ड कॉपी में आपको यहाँ पर अंकों में रोल नंबर भरना है, यहाँ पे शब्दों में रोल नंबर, यहाँ पे अपना विषय डालना है। यहाँ पे हर कॉपी में हर पेपर में एक ही पेपर देते हैं, ठीक है, हर विषय का एक ही पेपर होता है, इसलिए यहाँ पे केवल प्रश्न पत्र भरेंगे। प्रश्न पत्र के आगे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक और पेपर का हर एक संकेतांक होता है दोस्तों, ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपके बता दिया है। तो हर पेपर का एक संकेतांक होता है, यही संकेतांक यहाँ पे भरना है। यहाँ पे जो यूपीएमएसपी भरा है, यूपीएमएसपी नहीं भरा जाएगा, संकेतांक भरा जाएगा। जैसे एक मॉडल के रूप में हम आपको दिखा देते हैं, एक मॉडल हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों। जैसे ये आ जाओ जी, पेपर ये है हमारा, देखो ये जैसे पेपर है ना, ये जो संकेतांक है यही संकेतांक आपको यहाँ पे भरा जाएगा। और देखिए दूसरा पेपर आपको दिखा देते हैं, जैसे ये संकेतांक है 302 DQ, तो यहाँ भरा जाएगा, ठीक। दूसरी चीज़, परीक्षा का दिन कौन सा होगा, तो ये जिस दिन आप परीक्षा देंगे उसमें कुछ न कुछ दिन होगा दोस्तों, और उस दिन का यहाँ पे नाम लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे। फिर परीक्षा तिथि यहाँ लिखना डैश करके, पाली, दूसरी पाली में दे रहे हैं द्वितीय पाली लिख देंगे, प्रथम पाली में दे रहे हैं प्रथम पाली लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, केंद्र का नाम, जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे हैं उस केंद्र का नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक। चलिए अब बिना समय देरी किए हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए पहला जो है ना MCQ टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, देखो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। और पहला है, निम्नलिखित में कौन सा पुष्प नर जनन अंगों का प्रतिनिधित्व करता है, तो पुमंग, जायांग, गुरु बीजाणुधानी और परागण। तो याद रखना दोस्तों, इसमें से सही ऑप्शन जो भी होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा मैंने 1-2 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देखिए आपके लिए मैंने छोड़ा है, ठीक। ये देखो पहला पे मैंने छोड़ दिया,
फिर दूसरा किया, तीसरा किया, फिर चौथा छोड़ दिया, क्योंकि आपके लिए छोड़ा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा मैंने क्वेश्चन पूछा है। इन चारों में से एक सही है, जो सही होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, आगे देखिए, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से, पिता के लिंग गुणसूत्र से। यानी मनुष्य में संतान लिंग निर्धारण होता है किसके, तो याद रखना दोस्तों, पिता के लिंग गुणसूत्र से। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, ध्यान दें दोस्तों, चिकित्सा में, कृषि में, इनमें से दोनों किसी में नहीं। तो याद रखना, चिकित्सा में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, कृषि में भी होता है, यानी इसका तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक, चौथा देखिए, लाइकेन जो पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सजीवी सहचर्य है। ठीक, तो इसमें से कौन ऑप्शन है, ये आप जरूर बताना। अब आ जाते हैं धमाकेदार क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ठीक है, धमाकेदार क्वेश्चन मतलब दूसरे का क। दूसरे का क क्या है, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो दोस्तों, क्लाइंटर सिंड्रोम में क्लाइंटर में 44 + XXY गुणसूत्र होते हैं। टर्नर सिंड्रोम में जो है 44 + X गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों दूसरे का ख। ठीक है, दूसरे का ख में क्या करेंगे जरा ध्यान देना। दूसरे का ख है, नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों, नर जन्म जो है शुक्रजन कोशिकाओं में विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। ठीक, अब आ जाइए दूसरे का ग। दूसरे का ग क्या है, परागण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो दोस्तों, परागण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। कितनी होती है दोस्तों, द्विगुणित। अब आ जाते हैं दूसरे के घ में। दूसरे का घ है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु के खंडों में तोड़ देता है। तो यहाँ पर देखिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिपेज एंजाइम जो है रिस्ट्रिक्शन को तोड़ देता है दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरे का अंगा। दूसरे का अंगा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के कारण पौधे को क्या कहते हैं। ध्यान देना दोस्तों, आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे का अंगा है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिर करने के कारण पौधे को क्या कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकरण कराते हैं तो पौधे को ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब आ जाते हैं तीसरे के क में। तीसरे का क है, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। तो पक्षियों में जो लिंग निर्धारण है जरा ध्यान देना दोस्तों, लिंग निर्धारण की यह क्रिया विधि कुछ कीटों जैसे कि तितली तथा करेसुकियों जैसे कि मछली, सरीसृप व पक्षियों में पाई जाती है। इसमें नर समयुग्मी होते हैं जिसके 2 लिंग गुणसूत्रों में जेड से प्रदर्शित किया जाता है। अतः नर सदैव समान प्रकार के ही युग्मक उत्पन्न करेगा। मादा विसंयुग्मी होते हैं जिसके 2 लिंग गुणसूत्रों को ZW से प्रदर्शित किया जाता है। अतः मादा 2 प्रकार के अंडाणु या तो Z गुणसूत्र युक्त या W गुणसूत्र युक्त उत्पन्न करता है। मादा 2A + ZW में AZ AW तथा नर में 2A + ZZ में AZ और AZ बनाता है। अब आ जाते हैं आगे तीसरे के ख में। तीसरे का ख जरा ध्यान देना, ये है आपका तीसरे का ख। तीसरे का ख क्या है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये देखिए आपका चित्र है, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, बहुत ज़बरदस्त चित्र बना है दोस्तों। अब आ जाते हैं तीसरे के ग में। दोस्तों तीसरे का ग क्या है, देखिए प्रतिरक्षा क्या है। ठीक, प्रतिरक्षा जरा ध्यान देना, प्रतिरक्षा क्या होता है जरा पढ़ेंगे इसे। इम्यूनिटी इसे बोलते हैं दोस्तों। शरीर में सभी प्रकार के रोग जनकों और उनके विषैले पदार्थ के दुष्प्रभाव का प्रतिरोध करके समस्थैतिकता
बनाए रखने की क्षमता को ही इसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिरक्षा कहते हैं। अब देखिए तीसरे का घ। तीसरे का घ है आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? ठीक, तो आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। जरा ध्यान देना दोस्तों, यह पारस्परिक क्रिया सबभोजिता अथवा परोपकारिता जहाँ दोनों लाभान्वित होते हैं परंतु एक दूसरे को ना तो हानि पहुँचाते हैं और ना ही प्रभावित करते हैं। इस क्रिया को आर्किड लाभान्वित होता है परंतु आम का पेड़ अप्रभावित रहता है। ठीक है, चलिए अब तीसरे का अंगा, जरा ध्यान देना। तीसरे का अंगा, जैविक अनुक्रिया के तरीकों का स्वच्छ आरेखीय निरूपण दर्शाइए। दोस्तों जैविक निरूपण ये देखो पूरा दर्शाया गया, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब चौथे के क में आ जाते हैं। चौथे का क क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखिएगा, जरा ध्यान दीजिए। चौथे का क, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। तो यहाँ पर पहला नंबर है, 3 अंतर इसमें बोला गया है। पहला है यह प्रक्रिया पुंकेसर के परागकोश में होती है और यह गुरु बीजाणुधानी में यह प्रक्रिया स्त्री केसर बीजांड के अंदर होती है। और लघु बीजाणुधानी में क्या है? लघु बीजाणुधानी में 4 कोशिकाएं भाग लेती हैं और गुरु बीजाणुधानी में एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं भाग लेती हैं। दोस्तों इसमें जो है, इसमें लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं, इसमें गुरु बीजाणु या पुंकेश्वर बनते हैं। अगला देखिए, अब देखिए चौथे का ख, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि यह क्यों सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हो, मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, समजात गुणसूत्र, लैंगिक गुणसूत्र। ये समजात गुणसूत्र क्या होता है दोस्तों? स्त्री में XX के गुणसूत्र तथा नर पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। जब स्त्री का X गुणसूत्र पुरुष का Y गुणसूत्र से समकेन होता है तो पुत्र का निर्माण होता है, और यदि स्त्री का X गुणसूत्र पुरुष का X से समकेन होता है तो पुत्री का निर्माण होता है। अतः संतान का लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र द्वारा होता है, न कि स्त्री के गुणसूत्र के। चूँकि पुरुष में 50% X तथा 50% Y गुणसूत्र होते हैं। पुरुष के गुणसूत्र का X या Y होना ही संतान के लिंग के लिए उत्तरदायी है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि पुत्रों को जन्म देने का दोष महिला को देना सर्वदा गलत होता है। ठीक है, अब आगे देखिए चौथे का ग। चौथे का ग क्या है दोस्तों? तो जरा ध्यान देना। एक संकरण क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। एक संकरण, तो यहाँ पर देखिए एक संकरण क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल की प्रभाविता, इस नियम के अनुसार जब 2 संयुगी पादप में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षणों को प्रभावी तथा F1 पीढ़ी में न दिखाई देने वाले लक्षणों को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। उदाहरण, एक संकरण क्रॉस में जब एक बौने पादप का संकरण एक लंबे पादप का कराया गया तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पादप की उत्पत्ति होती है। ठीक, चलिए चौथे का घ। चौथे का घ जरा ध्यान देना। डीएनए कुंडलनी की कौन सी विशेषता में वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया? इसकी व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या किया गया है। अब हम कहना चाहेंगे आपसे, एक विनती ये है कि आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो चौथे का घ का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर ये इधर भी है, ठीक, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, 5वें का क में आ जाते हैं, क्योंकि अगर पूरा पढ़ेंगे दोस्तों तो 1 घंटा 40 मिनट का समय लग जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि
कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बताया जा सके। 5 का क, 5 का क में क्या है देखिए, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे देखिए पूरा नामांकित चित्र बना हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 5 का ख में आ जाते हैं दोस्तों, ये हमारा 5 का ख। ठीक, 5 का ख क्या है, 5 का जैविक जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों का नियंत्रण करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार सहायता की है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझाया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर देखना, जरूर पढ़ना। फिर आ जाते हैं 5वां का ग। 5वें का ग क्या है दोस्तों, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। तो देखिए जैव उर्वरक किस प्रकार से बढ़ाते हैं, यहाँ पे पूरा स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे। आगे बढ़ेंगे हम, और कुछ भाग इसका इधर भी है, ठीक, यहाँ पे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। अब आ जाते हैं 5वें का घ में, जरा ध्यान देना दोस्तों। 5वें का घ क्या है, 5वें का घ वैक्यूलोवायरेसिस क्या है। तो वैक्यूलोवायरेसिस यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे पूरा टिप्पणी की गई है, स्क्रीनशॉट लेंगे। 5वें का घ में और इधर भी है, ठीक, यहाँ भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। 6वें का क का पहला, 6वें पीसीआर क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ आप देखिए पीसीआर क्या है, ये पूरा लिखा हुआ है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। और ये इस तरफ, ठीक, यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, और इस तरफ भी यहाँ भी स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। इधर भाई स्क्रीनशॉट लेंगे, ये पूरा बहुत ही तगड़ा चीज़ लिखा गया है दोस्तों। अब 6 का क का दूसरा, प्रतिबंध एंजाइम, प्रतिबंध एंजाइम क्या है, इधर स्क्रीनशॉट लीजिए और ये पूरा स्क्रीनशॉट लेंगे। प्रतिबंध एंजाइम क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं 6वें का ख। 6वें का ख क्या है दोस्तों, जरा ध्यान देना। 6वें का ख ये है जैव प्रौद्योगिकी का किस क्षेत्र में क्या उपयोगिता है। देखिए जैव प्रौद्योगिकी का किस क्षेत्र में क्या उपयोगिता है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे और इस तरफ भी स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर भी है ओके उपयोगिता के बारे में, फिर इधर भी है उपयोगिता के बारे में। बिल्कुल थोड़ा भी कंजूसी नहीं की गई है दोस्तों इसमें। ठीक, लिखने में कोई कंजूसी नहीं, क्योंकि अगर लिखने में कंजूसी कर देंगे ना तो जो टीचर हैं वो आपको नंबर देने में भी कंजूसी कर देंगे। 60वें का ग देखते हैं, परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। परजीवी जंतु से क्या समझते हैं, यहाँ पे देखिए उदाहरण सहित पूरा लिखा गया है, स्क्रीनशॉट लेंगे। इस तरफ भी पूरा लिखा गया है दोस्तों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, 6वें का घ का पहला नंबर आ जाते हैं। अब 6वें का घ का पहला नंबर दोस्तों, 6वें का घ का पहला नंबर है शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता, हाइबरनेशनल एंड स्टीवेशन क्या होता है। तो यहाँ आप देखिए ये है आपका पूरा 6वें घ का पहला, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे और ये इधर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखें 7वां, मनुष्य में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। तो ये देखिए नर जनन तंत्र का पूरा सचित्र वर्णन किया गया है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट इसे जरूर लेंगे। और दोस्तों ये एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, इसलिए सभी बच्चे इस प्रश्न को याद करके जाएंगे। 5 अंक के प्रश्न है ये। ठीक, ये देखिए नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, और फिर यहाँ पे दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे।
ये इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट लेने में कोई कुत्ता ही नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। फिर देखिए अब आ जाते हैं, इधर भी है। ठीक, अब आ जाते हैं 8वें नंबर प्रश्न में। 8वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषता। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और इधर भी स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक, और फिर आ जाइए इस तरफ, ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये अनुकूलन रहा। ठीक, ये परिभाषित पूरा यहाँ पे किया गया है। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका ये इधर है। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरे कॉपी, पूरे इस पेपर्स का सलूशन किया गया। आशा करते हैं वीडियो ज़रूर अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो बच्चे हमारे इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, एग्जाम में आपको 90% फोड़ कर ले आना चाहते हैं, इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मटेरियल ज़्यादा है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप इतने मटेरियल तैयार करके जाते हैं तो एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आपको अच्छा नंबर मिलने वाला है। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।